ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना हम सब की होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हम कई बार समस्याओं से घिर जाते हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका समाधान हमें पता नहीं होता है। ऐसे में आगे की राह मुश्किल लगने लगती है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि संकट से निकलने का रास्ता हमें पता होता है और हमें उस पर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कोरोना भी एक ऐसी ही समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि इससे कैसे बचना है। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी सजगता और सतर्कता के साथ सावधानी बरतते हैं और इस चुनौती से पार पाने में सफल होते हैं। आप तक कोरोना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाने और आपको जागरूक रखने की कोशिश के तहत ही आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर वेद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर वेद, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से एक चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है और वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी उसमें संक्रमण के होने का खतरा कम होगा। इस बीच एक नया शब्द आया है, इम्यूनिटी पासपोर्ट। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये? मैं आपको बताता हूं। ये शब्द जो है जी, जो इम्यूनिटी पासपोर्ट है, एक्चुअली इसको हम लोग यदि ना यूज करें तो बहुत बेहतर है जी। बट क्या है कि कई कंट्रीज हैं, स्पेशली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंट्री है बेल्जियम, एक कंट्री है स्वीडन। जी। स्वीडन ने ज्यादा लॉकडाउन नहीं किया अपना, तो उन्होंने क्या किया, सब व्यवस्था खोल के रखी जी। और ये आशा से कि इन्फेक्शन होंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे जी। तो जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होंगे तो लोगों को एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में हर्ड इम्यूनिटी। जी। जब हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जी। जैसे हम लोग, जब मैं आर्मी ज्वाइन किया था तो मैं आर्मी में डॉक्टर था, तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरी आसाम में हुई। जी। तो वहां आर्मी वालों को बहुत ज्यादा मलेरिया होता था, सेरेब्रल मलेरिया, और बहुत ज्यादा डेथ होती थी। बट जो लोकल थे उनको नहीं होती थी, क्योंकि लोकल को इम्यूनिटी थी। जी। बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। तो स्वीडन ने ये चीज रखा कि भाई जिनका हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा हो, इसी को लेके लोगों ने ये वर्ड क्वाइन किया जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट। इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि भाई मेरे को कोरोना हुआ जी, और मेरे को एंटीबॉडी बन गई, और एंटीबॉडी इतनी ज्यादा है अच्छी जी, कि मैं उसके बाद मेरे को किसी ने स्टैंप लगा के हॉस्पिटल ने दे दिया कि इनको बहुत अच्छी एंटीबॉडीज है जी, और ये कहीं भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं। जी। बट साइंटिफिकली पूछा जाए तो आज भी ये प्रूव नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो एंटीबॉडीज हैं, जो एंटीबॉडीज हो सकता है आपके शरीर में हो, बट वो कितनी प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि ये नई बीमारी है। तो हमको ये पता समझ में नहीं आ रहा कि जो एंटीबॉडीज हैं ये सही में प्रोटेक्टिव भी है कि नहीं है। जी। तभी तो लोग सोचते हैं कभी कभी कि भाई इतना टाइम कैसे लग रहा है वैक्सीनेशन बनाने में। जी। तो ये सब ट्रायल्स और एरर पे करके तब पता लगाया जाएगा कि ये सही में एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव है कि नहीं। और ये चीज बहुत ही गलत होगी यदि हम ऐसे सर्टिफिकेट इश्यू करने शुरू कर देंगे कि ये भाई ये प्रोटेक्टिव, कोई भी आदमी जिसको इवन एंटीबॉडीज है भी जी, वो कोई प्रोटेक्टिव नहीं है। ही कैन स्टिल गेट द इन्फेक्शन, उसको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। जी। तो ये समय बताएगा
और इस तरह का प्रीमेच्योर बात करना प्रॉब्ली अभी एक थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी डॉक्टर वेद, जब से ये कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICMR की तरफ से बार बार यही जानकारी दी जा रही है कि जिन लोगों को पहले से कोई और बीमारी है उन्हें खतरा ज्यादा है। लेकिन एक शोध के नतीजे ये कह रहे हैं कि कैंसर के मरीजों को जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है उसमें कोरोना से मौत की संभावना कम हो जाती है, यानी कीमोथेरेपी कहीं ना कहीं उनके लिए राहत दे रही है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें जो आप सुन रहे हैं ये रिसर्च में जी, मैं खुद भी गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ जी, हम लोग ये जो कैंसर की दवाई कैंसर में ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं और ऑलमोस्ट वही ड्रग्स रूमेटोलॉजी में कम मात्रा में यूज करते हैं जी, तो आपने जितनी ये 3 ड्रग्स कोरोना के लिए आई हैं, आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जी, आपने सुना होगा रेमडेसिविर, जी, आपने सुना होगा, रेमडेसिविर को छोड़ दीजिए, जी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टोसिलिजुमैब, जी, स्टेरॉइड, ये तीनों ड्रग ऑन्कोलॉजी में भी यूज होती हैं, कैंसर में भी, रूमेटोलॉजी में यूज होती हैं और यही ड्रग्स कोरोना में तब यूज होती हैं जब कोरोना के पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। मतलब आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि बहुत ज्यादा वायरस को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र छोड़ता है। उससे क्या होता है कि वायरस तो मरता है बट जिस व्यक्ति को वायरस है वो भी मर सकता है जी। तो ये जो दवाइयां हैं, चाहे वो कैंसर की दवाइयां हों, आपने कभी रिसर्च में ये भी सुना होगा कि रेडियोथेरेपी आजकल यूज हो रही है कि आपको कोरोना हो गया, आपके लंग्स में कोरोना है, निमोनिया है, तो एंटीबायोटिक के अलावा रेडियोथेरेपी जी। तो ये जो कैंसर में रेडियोथेरेपी होती है वो भी लंग्स के इलाज के लिए यूज हो रही है। बट ये सब बहुत टेस्टेड नहीं है, बहुत कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है जी। ये सिर्फ छोटे मोटे कुछ पेपर्स हैं। तो अभी वक्त बताएगा जब कंट्रोल ट्रायल्स करके देखेंगे कि सही में कीमोथेरेपी से कीमोथेरेपी के कुछ ड्रग्स हैं या कुछ ड्रग्स रूमेटोलॉजी में हैं या कुछ रेडियोथेरेपी है, क्या इससे कोरोना वायरस के साइटोकाइन स्टॉर्म में फायदा होता है। एक्चुअली जो आप सोच रहे हैं वो सीरियस पेशेंट की बात हो रही है जी। नहीं तो थ्योरेटिकली यदि किसी को कीमोथेरेपी दी जाएगी तो कीमोथेरेपी से क्या होता है, सेल्स कम हो जाते हैं तो वो और ज्यादा प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए जी। तो इसीलिए इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है। तो आपने सुना होगा कि जिन जिन को कीमोथेरेपी चल रही थी वो कीमोथेरेपी पोस्टपोन की गई है इनफैक्ट। जी बिल्कुल। डॉक्टर वेद, यहाँ एक और सवाल है। कुछ और शोध के नतीजे ये भी दिखा रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनका मस्तिष्क भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इस पर कुछ बताएं। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जी हम कहते हैं ना कि भाई जुकाम हो गया किसी को या टाइफाइड हो गया किसी को जी या टीबी हो गया तो हम क्या सोचते हैं टीबी का मतलब लंग्स में होगा टीबी, बट बहुत कम लोगों को मालूम कि टीबी पेट में भी होता है, बिल्कुल ब्रेन में भी होता है। इसका मतलब इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है जी वो कहीं भी जा सकता है। यही कोरोना का है। नॉर्मली 100 में से 90 पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई थ्रोट में हुआ फिर लंग्स में हो गया, ये तो नॉर्मल स्टोरी है। बट यदि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलने लगे तो प्राय शरीर के सब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है क्योंकि ब्लड तो बह रहा है ना जी। ब्लड कुल 5 लीटर्स है तो वही ब्रेन में जा रहा है, वही हार्ट में जा रहा है। तो बाद में स्टडी में पाया गया कि नहीं, कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है। लंग्स कॉमनली इन्वॉल्व होता है बट ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, स्किन इन्वॉल्व हो सकती है जी। जैसे ब्रेन में क्या क्या है पूछा जाए तो इवन चाइनीज ने शुरू में ही ऑब्जर्वेशन में देखा था कि कई पेशेंट हैं जिनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है जी। कई पेशेंट हैं जिनको की ब्रेन की कवरिंग्स हैं वो इनकेफेलोपैथी हो जाती है। इनफैक्ट वायरस हैज बीन आइसोलेटेड, वहां से वायरस उन्होंने निकाला, जो फ्लूइड होता है ब्रेन का
उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन फ्लूइड या CSF कहलाता है जी। उसमें से दे कुड डेमोन्स्ट्रेट कि ये वायरस वहां मौजूद है। पहली बार पता चला कि भाई वायरस ब्रेन में भी पहुंच जाता है। स्पेशली ब्रेन के कुछ अंग हैं जो ब्रेन के, जैसे ब्रेन में थैलेमस है। आपको कभी कभी आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि साहब मेरी सूंघने की शक्ति चली गई जी, मेरे को टेस्ट नहीं कर पा रहा, मैं पता ही नहीं चल रहा मैं मीठा खा रहा हूँ क्या। बिल्कुल। ये सब ब्रेन में जो नर्व्स हैं, ये सेंसेशन जो ब्रेन को ले जाती हैं। आप कैसे, आपको जब आप कोई फूल सूंघते हैं तो आपको लगता है ये फूल है जी। आप इत्र है तो इत्र लगता है जी। तो ये क्षमता कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। जो ब्रेन में जो नर्व जा रही है ब्रेन को, वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से बाद में ये पता चला कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज्यादा अफेक्टेड है जी। तो वो लंग्स में भी है, ब्रेन में भी है, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है बिकॉज क्लॉटिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो एस रिसेप्टर्स हैं जिनको ये वायरस यूज करता है जी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कभी कभी स्ट्रोक हो सकता है। तो ब्रेन का हर पोर्शन इन्वॉल्व हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वेद, भारत देश में आज 7 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और दूसरा कीर्तिमान यह भी बना कि 53,000 से ज्यादा लोग एक दिन में स्वस्थ हुए। देश भर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के जो बढ़ते मामलों की संख्या थी, अब थोड़ी स्थिर दिख रही है। देश भर में दिल्ली मॉडल की बात हो रही है कि दिल्ली में सबके सहयोग से कोरोना को बहुत हद तक कम किया गया है। दिल्ली मॉडल से क्या कुछ सीखा जा सकता है? क्या इसमें ऐसा खास है कि दूसरे राज्यों के लोग भी उसका अनुपालन कर खुद को संक्रमण से बचा सकते हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए पहुंचा है जरूरी कि एक पेरीफेरी में आदमी देखता है जी कि भाई मैं क्या सीखूं जी, क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ असम में तो दिल्ली की तरफ देखता है जी। तो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट था, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री है जी, ICMR है जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज है जी, और बहुत से विद्वान लोग जो कंसंट्रेटेड हैं। इसमें ये बात कोई भी कोविड का एक्सपर्ट नहीं था इसमें। हम लोगों ने भी सीखा ही है जी। बट सीखा कैसे? बहुत ज्यादा पढ़ के, बहुत ज्यादा बोल के। एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके कारण जो पहले बहुत फियर था शुरू में। देखिए पहले तो सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने की, प्रधानमंत्री जी ने, कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू में 1 महीने कर दिया। तो शुरू के दिन आप याद कीजिए, मैं भी याद करता हूं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मतलब हम, मेरी ख्याल से अपने घर के दरवाजे से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था लक्ष्मण रेखा, बिल्कुल, हम सही में बाहर ही नहीं गए क्या हो रहा है जी। तो उस लॉकडाउन की स्ट्रिक्टनेस से क्या हुआ कि एक तो हम लोग सीख गए कि बहुत ही हमें हैंड हाइजीन, मास्क पहनने का तरीका और चीजों को स्टरलाइज करने का तरीका। देखिए ये सब चीजें हैबिट से आती हैं। जैसे आप किसी को मिलते हैं और आप हाथ मिलाते हैं। आपने सोचा होगा पहली बार जब हाथ मिलाया हो कितना हेजिटेशन होता है जी। तो कोई यंगस्टर्स को कहे कि बार बार हाथ धोए तो वो नहीं धोता था। पहले नॉर्मल आदमी खाना खाने के पहले भी हाथ धोने को तैयार नहीं था जी। तो एक हैबिट ग्रेजुअली हुआ। तो चूंकि दिल्ली एजुकेटेड सोसाइटी है और इतने लोग बार बार, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया ने क्या किया, इन एक्सपर्ट्स को बार बार टीवी पे दिखाया। उन्होंने बार बार एक ही चीज को, आर्मी में बोलते हैं हमारे यहाँ कि एक ही चीज को बार बार टोका जाए किसी को, जैसे कि तुम्हारी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं है, तुम्हारा सैल्यूटेशन अच्छा नहीं है, तो वो इम्प्रूव होती जाती है जी। तो बार बार इसको बोलते हैं ना, रोको और टोको जी। तो चीजें ठीक होती जाती हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ कि बहुत सारी एजुकेशन दी गई, दैट इज नंबर 1। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत, जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद गए, वो जो आपका एक कोविड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसको जब बना था जी, तो क्या हुआ कि और हॉस्पिटल्स में कोई प्रॉब्लम आई
तो मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों गए, तो एक बहुत अभूतपूर्व कोऑर्डिनेशन था। उसके कारण क्या हुआ, वी कुड कंट्रोल इट, दैट इज नंबर 1। आज दिल्ली की हालत ये है कि हमारे खुद के गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत से बेड खाली पड़े हैं, क्योंकि जो लोगों ने जिनको होता भी है कोरोना, धीरे धीरे उनकी एजुकेशन लेवल इतनी अच्छी हो गई है, वो सोचते हैं यार मैं घर में रहूंगा, घर में ही क्वारंटीन करूंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हाँ, यदि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता है या मैं सीरियस होता हूं तो गवर्नमेंट ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है अस्पताल में, वहां जा सकता हूं मैं। तो उनको एक विश्वास हो गया है धीरे धीरे कि मैं घर में रहूंगा और यदि मैं सीरियस होऊंगा तो अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हैं, बेड की अवेलेबिलिटी है। एक ऐप है जिसमें आप पता लगा सकते हैं लाइव कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं। तो एक जनता का अभूतपूर्व विश्वास है। ये चीजें पेरीफेरी में भी इसी तरह का रीडुप्लीकेट करना चाहिए। एक व्यवस्था अच्छी हो तो जनता भी खुश रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर वेद, अगर दिल्ली से आगे बढ़ें और मुंबई के धारावी की बात करें, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, वहां जब एक सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि लगभग 60% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। इसका मतलब वो कभी ना कभी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का संक्रमित होना और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से देखें तो मृत्यु दर हमारे देश में जो 2.1 के आसपास है, वो तो उस तुलना में बहुत ही कम है। फिर ये बहुत बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसमें आश्चर्य है कि ऐसी क्या बात है। पहली चीज तो जैसे आपने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने डाटा बताया कि जब बॉम्बे में सर्वे किया गया, ये एंटीबॉडी सर्वे था कि अर्बन स्लम्स और अर्बन में जो एक और सोसाइटीज हैं जो कि स्लम्स नहीं है, कोई फ्लैट्स में, दोनों जगह जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि इतने केसेस धारावी में हुए नहीं थे। पर जब उन्होंने एंटीबॉडी सर्वे किया तो पता पड़ा कि 60% लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और जो उनको पता भी नहीं है। इसका मतलब है कि एक स्प्रेड वहां कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और उसके कारण वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी स्टैब्लिश हो गई है। ऐसा ही करीब फिगर से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इट इज अबाउट 20% जो फ्लैट्स में है जो कि वहां एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। तो एक चीज ये कही जा रही है कि शायद जब लो ग्रेड इन्फेक्शन फैलता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी प्रदान करता है और उसके कारण इन्फेक्शन आपको सिम्टोमेटिक नहीं होने देता। तो इसीलिए ये सिम्टोमेटिक नहीं हुए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आसाम में मलेरिया तो होता है बट वो लोग जो लोकल हैं उनको हर्ड इम्यूनिटी है, उनको सिम्टम्स भी नहीं होते, बाहर से आने वाले को होते हैं। नाउ कमिंग टू द डेथ रेट, कि डेथ रेट क्यों लो है। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि भाई हमारे पास समझ लीजिए 100 पेशेंट हुए तो उसमें डेथ रेट कम है, बट अब तो हम कहते हैं 100 नहीं, हमारे पास तो बहुत पेशेंट है एसिम्प्टोमेटिक जिनका हमें पता भी नहीं है। इसके हिसाब से तो हमारी डेथ रेट बहुत कम है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे यहाँ साथ बीसीजी वैक्सीनेशन होता है, कई लोग कहते हैं हमारे वेजिटेरियन डाइट है, कई लोग बोलते हैं कि हमारे मसाले हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो बहुत टाइमली किया गया, मतलब इतना टाइमली किसी कंट्री में नहीं कर पाए कि जैसे ही हमारे 30 केसेस केरला से हुए थे, चाइना से आए थे स्टूडेंट, और 30 में एक टीवी शो में गया था बांग्लादेश में, तो उसने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ कितने केसेस हैं। ये 10 मार्च की बात है। मैं तो कोई और अपने रोमेटोलॉजी के शो में गया था, तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई भी कोरोना केस नहीं है, ये 10 मार्च की बात है। उन्होंने कहा नहीं, आपके यहाँ 30 पेशेंट हैं। कहाँ 30 पेशेंट और कहाँ अभी 2 मिलियन पेशेंट है हमारे पास। तो इससे काफी बट डेथ रेट उसके हिसाब से बहुत कम है। ये एक शोध का विषय है, ये टाइम बताएगा कि क्या बात है। इज इट बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स ऑफ हम मास्क लगा रहे हैं, या हमारी जो चीजें मैंने आपको बताई उनके कारण है, या फिर सोसाइटी और गवर्नमेंट सबका पार्टिसिपेशन बहुत सिंसियरली किया गया
जो बहुत कम कंट्री में किया गया। इवन पढ़ी लिखी सोसाइटीज अमेरिका वगैरह में इतने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग कितनी हमको बाहर जाने दिया जाए, हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा। जी बिल्कुल। डॉक्टर वेद, यहाँ एक और सवाल है कि अब भी बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जिनके मन में कोरोना को लेकर एक डर बैठा हुआ है, तो मन से कोरोना फोबिया दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, आप यदि ये कहें कि मैं डॉक्टर हूं जी, और मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, ऐसी बात नहीं। मैं डेली हॉस्पिटल जाता हूं जी, और हम पढ़ते भी रहते हैं कि भाई इतने सारे डॉक्टरों को हो गया, इतने सारे। पर याद रखिए, फियर से काम नहीं चलेगा। जी, इनफैक्ट नॉलेज फियर को कम करती है। तो ये पूछा जाए तो जब ये कोरोना शुरू में हुआ था तो जो हमारा फियर लेवल 100 था, तो एक्चुअली स्पीकिंग आज के दिन हमारा फियर लेवल सिर्फ 20 है। जी, क्योंकि नॉलेज के कारण हमें ये मालूम है कि 100 में से करीब 85% टू 90% लोगों को एक साधारण जुकाम की तरह होगा। जी, तो एक साधारण इलनेस है जो 90% ऐसे ही निकल जाएगी। अब जो 10-20% जिनको थोड़ा ज्यादा होगा, उसके लिए व्यवस्था मौजूद है, उसके लिए दवाइयां मौजूद हैं, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद है। तो इसीलिए फियर की बात नहीं है। फियर पहले ज्यादा इसलिए था कि लोगों को नॉलेज नहीं थी। जी, आज एक आदमी को मालूम है कि मेरे को कोरोना लगता है, तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया धीरे धीरे। जैसे जैसे एक समय था, सिर्फ हमारी कंट्री में एक लैब थी पूना में, जी, सिर्फ वो लोग टेस्ट करते थे, ओनली वन। उससे आज करीब 2000 लैब्स हैं, प्राइवेट और सेक्टर मिला के। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको यदि लगता है आपको कोरोना है तो आप जाके खुद करा लीजिए, ना तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। सो व्हाट आई मीन कि एक कॉन्फिडेंस लेवल है। और यदि आपको कोरोना हो गया तो सबको मालूम है कि भाई मुझे घर में क्वारंटीन करना है, मैं बैठूंगा, और उसके बाद यदि मुझे कोई परेशानी होगी तो एक तो नॉलेज स्प्रेड करना है। वो कौन कर सकता है? मीडिया ही कर सकता है बार बार कि आप इसको बहुत परेशानी में मत ले। हाँ, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का पालन करें, और जिसमें हमेशा एक चीज मैं ऐड हमेशा करता हूं, टॉकिंग एटिकेट्स। जी, हो क्या गया है कि अभी भी हमने नहीं सीखा है कि एक्चुअली सरफेस से कोरोना कम फैल रहा है। पहले हमें डर था ना, न्यूज़पेपर से फैल जाएगा, टेलीफोन से लग जाएगा। तो बाद में रिसर्च करके ये पता लगाया गया कि सरफेस से ट्रांसमिशन कम है। ट्रांसमिशन काहे से है? बातचीत करने से। जी, क्योंकि बातचीत करना, हंसना या खांसना, तो खांसने वाले को तो आदमी चलो दूर हो जाता है, बट वो क्या करते हैं, हम लोग सब इकट्ठे पहले मास्क लगाए घूम रहे थे, फिर हमने मास्क लगा के डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करना शुरू कर देते हैं। बात करने से वायरस फैल सकता है। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बात करने से वायरस के फैलने की संभावना अधिक होती है। डॉक्टर वेद, भारत में ये जो मौसम है, ये त्योहारों का भी मौसम है। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आनी है और उसके बाद देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है। बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को भगवान कृष्ण के स्वरूप के वेशभूषा पहनाना चाहते हैं, वो लोग खरीदते भी हैं। प्रश्न ये है कि बाजार से सीधे कपड़े लाकर पहनना कोरोना के दौर में कितना सही है? क्या उससे भी संक्रमण फैल सकता है क्या? जैसे मैं अभी बोल रहा था जी, कि चाहे वो कितना ही, ये जो कोरोना है वो अभी खत्म नहीं हो गया है जी, ये जहां तक वैज्ञानिक सोचते हैं 1 से 2 साल चलने की संभावना है। जी, जैसे कि स्पेनिश फ्लू जब 100 साल पहले हुआ था, जी, तो लोगों ने सोचा था भाई फ्लू चला गया, अभी अब कम हो गया। बट क्या हुआ, फिर से जो स्पाइक हुआ तो उसमें ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो आज भी प्रिकॉशन वही है जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरफेस से, कपड़ों से या बैंकों के नोट से इससे फैलता नहीं है, बट उसके फैलने की संभावना उससे कम है, और बातचीत से और भीड़ भाड़ में जगह जाके हंसने से वो ज्यादा है। बट यदि आप कपड़े लाके पहनते हैं, ये होता है, तो नॉर्मल प्रिकॉशन वही है जो हमेशा से हम करते आए हैं कि आप उसको साबुन से धो लीजिए। जी, साबुन से धोने से मर जाता है वायरस। जी, या फिर 24 घंटे आप रख दीजिए,
वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है जी कि वायरस मल्टीप्लाई नहीं करता, शरीर के बाहर मल्टीप्लाई नहीं करता जी, जबकि बैक्टीरिया तो ऐसा है कि जैसे खाने में बैक्टीरिया है जी तो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बिल्कुल। वायरस को आप 24 घंटे रख दीजिए, कोई भी सरफेस हो, चाहे कपड़ा हो, तो आप बच्चों के कपड़े लेके आते हैं तो आप उसको रख दीजिए 24 घंटे के लिए, तो वायरस खत्म हो जाता है। और यदि आप धो सकें साबुन से जी, तो फिर यू विल मेक एक्स्ट्रा श्योर कि चलो ये बिल्कुल ही वायरस खत्म हो जाएगा जी। तो ये प्रिकॉशन रखे जा सकते हैं। बट त्योहारों के लिए मेरा संदेश यही है कि आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना बरकरार जारी है जी। हमारी डेथ रेट कम हो सकती है बट कोरोना की संख्या आज दिल्ली में नहीं तो पेरिफेरी में बढ़ रही है। तो जितने त्योहार हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वही प्रिंसिपल माना जाए कि इकट्ठा भीड़ भाड़ मत रखिए, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, हैंड हाइजीन बना के रखिए और साथ में टॉकिंग एटिकेट्स, जब बातचीत करना हो तो आंख में आंख डाल के बात ना करें। बिल्कुल। मैं भी डॉक्टर हूं, मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं कि भाई आप उस तरफ बात करो, मैं उस तरफ मुंह करता हूं। जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे ये कोरोना संक्रमण का दौर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें अपने लिए कुछ न कुछ नए रास्ते तलाशने होंगे। डॉक्टर वेद, यहां आपसे एक और चीज बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि कार्यक्रम में समय बहुत कम है। इन दिनों मास्क को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन सा लोगों के बीच है। N95 के बारे में ICMR ने कहा कि ये जो है सेफ नहीं है। उसके बाद N95 में रेस्पिरेटर नहीं आने लगे हैं। क्या वो मास्क सेफ है? देखिए, एक तो मैं पूरी जनता के लिए बताना चाहता हूं जी कि जो नॉर्मल कपड़ा है, कॉटन है जी, वो एक सफिशिएंट है एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए एज ए मास्क जी। तो सब लोग उसका उपयोग करें। उसके बाद यदि जिसे कहते हैं, कोई कहता साहब मैं तो हॉस्पिटल जाता हूं या मैं कोई भीड़ भाड़ जगह जाता हूं जी, तो वो एक जिसे कहते हैं ना ट्रिपल लेयर मास्क, जो आप कह रहे सर्जिकल मास्क जो कहलाता है जी। जब कोविड नहीं भी था तो आपने सर्जन को छोटा सा ब्लू कलर का, हल्का लाइट ब्लू कलर का, आसमानी कलर का मास्क पहन देखा होगा जी। वो उसका एक और स्टेज है, नंबर 2, वो ज्यादा फिल्टर करता है जी। ओनली थिंग वो एक ही बार यूज हो सकता है और वो डिस्पोजेबल आपको दूसरी बार नहीं पहन सकते जी। नाउ जहां हाई रिस्क एक्टिविटी है जैसे सर्जरी हो रही है या मैं ENT डॉक्टर हूं, मैं डेंटल वाला हूं, बार बार मुंह खोल के देख रहा हूं पेशेंट का जी। या फिर मैं डॉक्टर हूं और बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जहां हाई रिस्क जोन्स हैं जी, चाहे ICU है, उनके लिए एक्चुअली एक कंपनी है जिसने कि ये आपका जो मास्क आप N95 जो मास्क बोल रहे हैं जी, वो बनाया था उन लोगों के लिए जी। फिर किसी ने उसमें एक रेस्पिरेटर लगा दिया। बाद में इस पर रिसर्च हुई कि नहीं, रेस्पिरेटर से क्या होता है कि संक्रमण बाहर फैलने का खतरा रहता है जी। तो अभी आज हम जैसे मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, अपने हॉस्पिटल में गंगाराम हॉस्पिटल में जी। तो N95 मास्क में इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। बट यदि मैं जब किसी अपने घर में बाहर बाजार में जाता हूं तो एक नॉर्मल मास्क पहनता हूं जी। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, हर आदमी के लिए N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल पब्लिक बिल्कुल एक कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे भी हम संक्रमण से बच सकते हैं। आपके पास नहीं भी है जी। वैसे गवर्नमेंट ने मास्क कंपलसरी किया हुआ है मेरे ख्याल से। तो अभी मैं आज पढ़ रहा था शायद कार में भी आप अकेले बैठे हों तब भी मास्क कंपलसरी है। बिल्कुल डॉक्टर वेद, अब समय नहीं है कि आपसे किसी और भी बात पर चर्चा की जा सके और आपने जो बात बताई कि मास्क हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और अपने विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।